नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी को 2 सौगातें दी। गंगा विलास क्रूज की और साथ में टेंट सिटी की हरी झंडी लेकर गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। इसमें 31 विदेशी मेहमान हैं, स्विस के और जर्मनी के। ये जो गंगा विलास क्रूज है, यह यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उसके आसपास के 50 स्थानों से गुजरेगा। लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराएगा। और एक ये अद्भुत प्रयोग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा हमारे लिए जल स्रोत नहीं है, एक तप है, तपस्या है। और इस गंगा विलास क्रूज से बाकायदे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गंगा विलास जो क्रूज है, इसमें अगर आपको यात्रा करनी है तो एक दिन का किराया 50,000 रुपए है। और चूंकि ये जो गंगा विलास क्रूज रवाना हुआ है वो 51 दिन का है, 3250 किलोमीटर की यात्रा है, इसलिए इसका कुल पैकेज 25 लाख रुपए का है। इस गंगा विलास क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। जिम भी है, लाइब्रेरी भी है, लेक्चर हॉल भी है, सुगम संगीत भी है, शास्त्रीय संगीत भी है, सब कुछ है। क्योंकि लोग बोर ना हो। 51 दिन की यात्रा है ना, और उसी में रहना है, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को भरपूर मनोरंजन भी प्राप्त हो। गंगा विलास क्रूज अपने में एक तरीके का महल है, महल, और जिसमें रह करके एक आनंद की, सुकून की जिंदगी को बिताने का एक सुखद अवसर है। दूसरी गिफ्ट मिली है टेंट सिटी की। वाराणसी में 80 घाट के दूसरी ओर, माने गंगा के पार, एक टेंट सिटी बसाई गई है। इसमें 125 टेंट हैं और ये भी टेंट जो है पूरी तरीके से लग्जरी व्यवस्था से ओतप्रोत है। इनमें भी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। आप इन टेंट्स में रह करके गंगा के, काशी के मनोरम दृश्य को देख सकते हैं। बड़ा मनोहारी है। गंगा की आरती भी देखेंगे आप, निकलता हुआ सूर्य भी देखेंगे, अर्धचंद्र भी देखेंगे। जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य है सब टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। और इसका किराया 15,000 रुपए से लेकर के 29,000 रुपए तक है एक दिन का। और इसमें भी 15,000 रुपए में 2 लोगों को रहने की व्यवस्था है, खान पान सब कुछ। और सब कुछ आपको टेंट सिटी में वाराणसी का कल्चर ही दिखाई देगा। वहाँ का मलाई, वहाँ का
बनारसी पान, वहां का खान पान, सब कुछ वही सब कुछ मिलेगा। तो यदि आप देखें तो काशी को पर्यटन में दो बड़ी सौगातें मिली। पर्यटक देश और विदेश के आकर्षित होंगे और बाकायदे जैसा कि दावा किया जा रहा है, इससे एक रोजगार के भरपूर अवसर भी लोगों को मिलेंगे। वैसे जब से कॉरिडोर बना है, काशी की रंगत बदली है, काशी की ऊर्जा बदली है, काशी की संस्कृति में नए आयाम आए हैं। काशी निश्चित रूप से विकास की ओर है। काशी अपना स्वरूप बदल रही है और इसमें निश्चित रूप से महान योगदान है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो वहां से सांसद हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है पल पल काशी में क्या हो रहा है, काशी को कैसे विकसित किया जाए, काशी में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, आदि आदि बातों पर चिंतित रहते हैं। और उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि काशी की पल पल की जानकारी उन्हें मिलती है। काशी का मतदाता नागरिक ये महसूस करता है कि हमारा सांसद हमारे पास है। ये एक अद्भुत स्वरूप है। इससे जुड़ी हुई और भी खबरें हैं। आज कई खबरों में राम मंदिर भी है। राम मंदिर के निर्माण में जुड़े चंपत राय ने आज कहा कि अक्टूबर तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मकराना के पत्थर लगाए जा रहे हैं, ढांचा तैयार हो गया है और यदि उनकी बात माने तो अक्टूबर के बाद से आप राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। 31 जनवरी से और 6 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलेगा। ये बजट सत्र अति महत्वपूर्ण होगा। 1 फरवरी को बजट आएगा और ये भी उम्मीद है कि जो बजट का सत्र है उसका एक हिस्सा नए भवन में भी होगा। उसकी भी तैयारियां की जा रही है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि निवेश बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े। रोज रोड शो हो रहे हैं, विदेश में हो रहे हैं और फरवरी में तो एक ग्लोबल समिट होने जा रहा है जिसकी भव्य तैयारियां हो रही हैं। अब तो मंडल स्थल पर भी रोड शो होंगे। आज दिल्ली में रोड शो है, वो मेरा होटल में, और ये आश्वासन दिया जा रहा है निवेशकों को, आप हमारे आइए, हम आपको भरपूर सहायता देंगे, आपके मार्ग में कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। लेकिन साहब गजब के लोग हैं, वो मानते नहीं है। लेकिन हमारी योगी सरकार है, जो भी सकता है, योगी सरकार ने आज ग्रेटर नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर DK सिंह को सस्पेंड कर दिया। इसके पहले वहां के लिपिक मिथिलेश सिन्हा और
इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया था। आरोप क्या है? आरोप है वसूली का। और किससे? एक जापानी कंपनी से। और इस जापानी कंपनी ने सीधे योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। सब लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ की शक्ति जानते हैं, लेकिन वाज नहीं आ रहा है। यही तो कारण है कि लाख प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाते। हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 से अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, और वो अभियान 17 में शुरू हुआ, 2023 में भी आ गया। 2023 में अभी मात्र 13 दिन हुए, लेकिन मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 1 के अपराधी ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का अपराधी कपिल मारा गया। बुलंदशहर में 1,80,000 और 50,000 का जो है एक अब्दुल मारा गया। अभी एक और 10 तारीख को अपराधी मारा गया, विनय शर्मा, जो 50,000 का इनामी था। जारी है। 27 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और 12 से ज्यादा पुलिस के लोगों को भी घायल होने की सूचना मिली है। 52 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगर हम 2017 से अब तक का आंकड़ा ले तो 10,500 मुठभेड़ें हुई हैं। 22,500 लोग इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। 4,700 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 172 कुख्यात अपराधी मारे गए। इतना ही नहीं, हमारे 13 पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं मुठभेड़ में और अनेक घायल हुए हैं। आप देखिए, अभियान चल रहा है, लेकिन अपराधी मानने को तैयार नहीं। नौकरशाह और नौकरशाही और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कैसे निवेश आएगा? हमारी सरकार लाख कहे, लेकिन जो भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए हैं, ये हमको बिल्कुल दहला देते हैं। इसी प्रकार अगर आप और देखिए तो हमारे कानपुर का नाम सदैव रोशन होता है। किसी भी रूप में आप देख लीजिए, कानपुर के HAL में एक डोर्नियर विमान बना, हल्का विमान, सबसे कम लागत का। अब इसे कमर्शियल रूप में भी किया जा रहा। इस विमान की जो शोहरत है डोर्नियर की, वो पूरे विश्व में हो गई और तमाम देश इस विमान के प्रति आकर्षित है और चाह रहे हैं कि हम इसका उपयोग करें, इसे खरीदें। आज उसी उद्देश्य की पूर्ति में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इमरान आज HAL आए, राष्ट्रपति है, तमाम प्रोटोकॉल है, सुरक्षा की व्यवस्था है। इसलिए आम जन तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो एक कड़ी सुरक्षा में HAL पहुंचे
और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने डोर्नियर के बारे में तमाम जानकारियां एकत्र की, एक एक बात पूछी, और माना जा रहा है कि निश्चित रूप से ये एक बड़े समझौते के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा और इससे हमारे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। खासतौर से डिफेंस के क्षेत्र में हमारी सरकार डिफेंस कॉरिडोर बना भी रही है, बुंदेलखंड, कानपुर उसमें भी है, और जिस दिन ये रीजन डिफेंस का बन जाएगा तो निश्चित रूप से कानपुर का भी भरपूर भला होगा। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक तथ्य सामने आया। लोग मंडल कमीशन को लेकर के जब गुस्सा उतारते हैं तो बीपी सिंह को घेरते हैं, क्योंकि बीपी सिंह की ही सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ था। लेकिन जो तथ्य आए सामने, उनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है या जो अन्य पुस्तकें हैं, उसके अनुसार बीपी सिंह ने मजबूरी में मंडल कमीशन जो है लागू किया था। इसके बावजूद वो तत्काल आरक्षण नहीं लागू करना चाहते थे, लेकिन मंडल कमीशन के पुरोधा, समाजवादी चिंतक लोहिया और जेपी के परम शिष्य शरद पवार ने ऐसी गर्दन पकड़ी कि मंडल कमीशन को लागू करना पड़ा। ये बड़ा तथ्य है। और वही शरद यादव जो आज जिनका महाप्रयाण हो गया 75 वर्ष की आयु में, शरद यादव 7 बार लोकसभा के मेंबर रहे और मजे की बात यह थी कि उन्होंने बड़े नेताओं में अपनी गहरी पैठ बना रखी थी। शरद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह गुरु भाई थे, इनके गुरु एक ही थे, लेकिन कभी कभी आपस में काफी भिड़ भी जाते थे। कहते हैं कि 1990 में एक प्लान बना कि मंडल कमीशन लागू किया जाए, देवीलाल कमेटी बनी, लेकिन देवीलाल नाराज हो गए, मेहम कांड हो गया। उन्होंने कहा हम एक रैली करने जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया देवीलाल ने। वो प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह को लगा हमारी सरकार चली जाएगी, तो उन्होंने सरकार को बरकरार रखने के लिए, सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए शरद यादव जैसे लोगों संपर्क किया। शरद यादव ने एक शर्त रख दी, ठीक है सरकार बच जाएगी, लेकिन करना आपको क्या होगा, मंडल कमीशन लागू कर दो, शर्त लगा। अब मजबूरी में उनको करना पड़ा। और जब ये हुआ कि अब आरक्षण नहीं लागू होगा, तो फिर शरद यादव ने कहा नहीं तो तुम देवीलाल के पास साथ जा रहे हैं। हालांकि उसके पहले वो लोकदल में थे, देवीलाल से नाराज हो गए थे और कह रहे थे उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद जाएंगे। कहते हैं कि ऐसा दबाव डाला कि बीपी सिंह को लगा सरकार जा रही है, अब शरद यादव इसको संभाल सकते हैं, तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया और आरक्षण भी लागू कर दिया। ऐसा अद्भुत चरित्र था शरद यादव का। और ये वो व्यक्ति थे, जेपी के पहले शिष्य थे, जो 1974 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, और उनकी पैठ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह थी। तो
तो शरद यादव की पहल पर बीपी सिंह को मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। नंबर 1, आपको चलते चलते ये बता दें कि जो जोशीमठ में दरार पड़ी है वो चमौली और ऋषिकेश तक पहुंच गई है। हालत बहुत खराब है। बारिश हो रही है, आज उत्तरकाशी में भूकंप आ गया। अब कह रहे हैं कि कल से बारिश और होगी। हिमाचल में बर्फ पड़ रही है। कहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि हमको बड़ी राहत मिल गई है, नहीं नहीं, चेतावनी है कि 14 तारीख से 19 तारीख तक जबरदस्त ठंड पड़ेगी और इस ठंड में कहीं कहीं पारा शून्य पर भी जा सकता है। मतलब मौसम विभाग की चेतावनी है कि अब आप बिल्कुल सतर्क रहिए और ये मत सोचिए कि ठंड चली गई है। एक ये भी कहावत थी पहले कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाती है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति से ही ठंड और तेज हो जाएगी, क्योंकि मौसम का ट्रेंड बदल रहा है। जलवायु का डायवर्जन हो गया है। अब ठंड पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी और उसकी जो लेंथ है वो भी दूर तक जाएगी कि मकर संक्रांति के बाद से कमी और बसंत पंचमी तक और कमी और फिर तो माघ मेला तक गई सर्दी। ऐसा नहीं है, कोई ताजुब नहीं है कि आपको बसंत पंचमी माघ मेला तक इस तरीके की ठंड झेलनी पड़े। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News